हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास। देखिए, अभी हाल ही में पंजाब में ये जो क्षेत्र है और ये जो पूरा क्षेत्र है, पश्चिम में पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और यहाँ पे पंजाब है। ये तो पंजाब में गगन स्ट्राइक किया गया है। ये युद्धाभ्यास है। इसमें भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, इन दोनों का संयुक्त युद्धाभ्यास था। यानी इसमें कोई बाहरी नहीं है। गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास में कोई बाहरी देश शामिल नहीं है। भारत के ही दोनों सेनाएं यानी कि थल सेना और वायुसेना ने मिल करके पंजाब में कई जगह पे इस अभ्यास को अंजाम दिया है। और इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो पश्चिमी हमारे बॉर्डर हैं, इन्हें सुरक्षित रखने का और आकस्मिक स्थिति में तैयार रहने के लिए तैयार किया गया है। यानी सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हमारे जो बॉर्डर पे हो रही हैं, तो नंबर 1 पे तो पाकिस्तान का बॉर्डर है और नंबर 2 पे चाइना का बॉर्डर है। इधर चीन है और इधर पाकिस्तान है। और इन दोनों ने एकदम नाक में दम कर रखा है। जब मौका पाते हैं तो पिट पिट किया करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो भारतीय सेना है, थल सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से गगन स्ट्राइक का अभ्यास किया है। तो यह पंजाब में भारतीय थल सेना और वायुसेना के मध्य गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया गया। और इस अभ्यास का जो नेतृत्व है थल सेना खड़वा कोर के जनरल, पहले से ध्यान रखिए, जो थल सेना शामिल हुआ उस थल सेना का खड़वा कोर बटालियन जो है शामिल हुआ था उसमें युद्धाभ्यास में। तो खड़वा कोर बटालियन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट प्रतीक शर्मा नेतृत्व कर रहे हैं। यानी कि जो गगन स्ट्राइक हुआ इसका जो नेतृत्व, यानी कि दोनों सेनाओं का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है? थल सेना का जो खड़वा कोर कमांडिंग शामिल किया गया, उसी खड़वा कोर के जनरल ऑफिसर प्रतीक शर्मा का नेतृत्व दिया गया। यानी इस पूरे गगन स्ट्राइक का जो नेतृत्व कर रहे थे वो प्रतीक शर्मा कर रहे थे। यह 4 दिवसीय अभ्यास था। कितने दिन का? 4 दिवसीय। 4 दिवसीय अभ्यास में अपाचे 64E और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर WST को शामिल किया गया था। यानी कि जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WST है, अपाचे 64E और WST, इसे शक्तिशाली हथियार वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दिया गया। मतलब माना जाता है कि यदि युद्ध छिड़ता है तो ऐसी स्थिति में अपाचे 64E और हेलीकॉप्टर WST, अपाचे 64E और हेलीकॉप्टर WST, ये दोनों लोग बहुत ही कम समय में हमारे सैनिकों के पास हथियार मुहैया कराने में, उनके वहाँ पे कोई और संसाधन पहुँचाने में सक्षम होंगे।
अभ्यास में पश्चिमी सीमाओं पर किसी भी आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने पर बल दिया गया। यानी कि जो ये सीमा है, जो पश्चिमी सीमा है हमारी, यहाँ पे किसी भी स्थिति में हम तैयार हैं, इसके लिए यह अभ्यास किया गया है। यानी पाकिस्तान को एक चेतावनी भी है, जब कभी कोई देश अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करता है तो समझ लीजिए कि वो किसी को चेतावनी भी होता है। एक तो अपने सेनाओं का परीक्षण हो जाता है और दूसरा पड़ोसी को चेतावनी होता है। जैसे इस समय ताइवान पे के चारों तरफ चाइना सैन्य अभ्यास करता है, तो ये सीधे अमेरिका को धमकी है कि मैं कभी भी ताइवान पे आक्रमण कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और केवल अमेरिका एकदम गिरदरी भपकी की तरह कहता है, अगर उसने कुछ कहा तो देखा जाएगा, अगर ताइवान पे कुछ किया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यही से वही वाली हाल हुई कि छोटे थे जब छोटे बच्चे होते हैं लड़ाई करते हैं, एक तमाचा मार दिया, कब दूसरा मार के दिखाओ तब बताते हैं, दूसरा भी मार दिया, कहते हैं चलो अब तुम हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, फिर मारा। तो ये हाल होती है अमेरिका की। अमेरिका बनिया राज्य देश है, तो ये स्थिति चाइना में बनी हुई है। यानी जब युद्धाभ्यास होता है तो कहीं ना कहीं वो वैश्विक समुदाय में यानी अपने प्रतिद्वंदी को एक चेतावनी भी होता है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो कैसे बनेंगे? यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि गगन स्ट्राइक क्या है। पहला प्रश्न बनेगा कि गगन स्ट्राइक क्या है, तो यह संयुक्त युद्धाभ्यास है। संयुक्त युद्धाभ्यास है। किसके किसके मध्य किया गया है? तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना। यानी इसमें किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं है। कहाँ पे किया गया है गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास? तो यह पंजाब में किया गया है। पंजाब में किया गया है। तो क्या कोई स्थान प्लेस है? नहीं, कई स्थानों पे किया गया है। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे प्रतीक शर्मा। क्या है प्रतीक शर्मा? तो जो थल सेना का खड़वा कोर, थल सेना का खड़वा कोर बटालियन इसमें शामिल हुआ, उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट हैं। यानी कि इसके खड़वा कोर के कमांडिंग ऑफिसर हैं। खड़वा कोर के कमांडिंग ऑफिसर हैं। यह कितने दिन तक चलने वाला अभ्यास है? तो यह 4 दिन तक चलने वाला युद्धाभ्यास है। 4 दिवस अभ्यास होगा। और इसमें क्या क्या शामिल किया गया? तो इसमें अपाचे 64E और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर WST शामिल किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखना। पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखना। अगला पॉइंट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। देखिए, ये नाम तो 2022 के रूप में जारी तो किया गया है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 2020 के लिए गए हैं। आंकड़े किसके लिए गए हैं? 2020 के। और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था कितना मुक्त है। मतलब कोई भी कहीं से भी आके इन्वेस्ट करे, कहीं भी जाके व्यापार करे, इसका मतलब ये हुआ एकदम खुला अर्थव्यवस्था। इसे जारी कौन करता है? तो कनाडाई थिंक टैंक
द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 165 देश शामिल हैं। 165 देशों को शामिल किया गया है और 2020 के आंकड़ों पर आधारित करके इस सूचकांक को जारी किया गया है। इसमें 165 देशों के जो मानक हैं उनको जारी किया गया है। यानी मानक इसमें क्या क्या होते हैं कि वहाँ की सुगमता कितनी है, वहाँ के सरकार का हस्तक्षेप कितना है। इन सभी चीज़ों के आधार पर विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है और इस सूचकांक में हांगकांग विश्व का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना है। कौन है? हांगकांग। यह विश्व का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है और ऐसा नहीं कि इसी साल है, ये 2010 से लगातार पहले स्थान पे बना हुआ है। 2010 से लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है, 2010 से। और नंबर 2 पे है सिंगापुर और नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड। अब नंबर 2 पे जो सिंगापुर है, देखिए हांगकांग का जो स्कोर है 10 में से 8.59। ये स्कोर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है हांगकांग नंबर 1 पर है तो पूछ ले, लेकिन सिंगापुर का तो कतई नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप जानते रहिए कि 10 में से 8.48 इन्हें मिला है और जो स्विट्जरलैंड है ये नंबर 3 पर है और इनको जो स्कोर मिला है 8.37, किसमें से? 10 में से। लेकिन ना तो इनका स्कोर पूछे जाने की संभावना है और ना तो सिंगापुर का। अगर स्कोर पूछेगा तो हांगकांग का पूछ सकता है और उसके बाद पूछेगा तो भारत का पूछ सकता है। इसमें से भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति है 165 देशों में 89वां। सॉरी 89वां है और इनको जो स्कोर मिला है वो 10 में से 6.72, ये स्कोर भारत को प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे ये देखा जाना चाहिए कि क्या भारत को जो 89वां स्थान प्राप्त हुआ है तो इसके जो पड़ोसी देश हैं उनको क्या क्या मिला है। तो एक तरफ नेपाल है, 103वां स्थान है। चाइना को 116वां स्थान प्राप्त है, पाकिस्तान को 130वां और बांग्लादेश को 139वां स्थान। यानी कि हम अपने पड़ोसियों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। याद रहे हम 2019 से वाकई में बेहतर स्थिति में हैं। 2019 से काफ़ी सुधार हुआ है हमारे में, तो हम अपने पड़ोसी देशों से भी काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? यहाँ से प्रश्न बनेंगे, 8-10 प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। और 8-10 प्रश्न किस तरह बन सकते हैं? पहले प्रश्न तो यही बनेगा कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। यह कनाडाई थिंक टैंक है। इसमें कितने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कितने देशों को शामिल किया गया? तो इसमें 165 देशों को शामिल किया गया। 165 देशों को शामिल किया गया और यह किस देश के आंकड़े पर आधारित है?
तो 2020 के आंकड़ों पर आधारित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 20 के बाद में काफ़ी समस्याएं आईं और उन समस्याओं की वजह से इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया। भारत का स्थान इसमें कितना है? तो भारत का स्थान इसमें है 89वां स्थान। भारत नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है हांगकांग। हांगकांग का स्कोर 10 में से कितना है? 8.59। वहीं भारत का स्कोर 10 में से 6.72। भारत का। हांगकांग कितने सालों से नंबर 1 पर बना हुआ है? तो 2010 से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे सिंगापुर है। सिंगापुर। और नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल का स्थान 103, चाइना का 116, एकदम यही याद कर लीजिए, पाकिस्तान का 130, और बांग्लादेश का 139। बांग्लादेश का 139 स्थान प्राप्त है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, यानी कि लोथल में लोथल आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐतिहासिक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ में एक बंदरगाह भी था, यानी यह पोत था, पत्तन। यह पत्तन था, बंदरगाह था, उस समय का गोदीवाड़ा था। तो इसको ध्यान में रख करके हाल ही में पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय यानी भारत सरकार के द्वारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज काउंसिल यानी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज काउंसिल का निर्माण करने का प्रावधान दिया है। यानी कि अब जो ये लोथल है ये फिर से अपने नाम और फेम के साथ सामने आएगा। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय इसका स्थान रहा है, उस स्थान की बहाली के लिए हाल ही में भारत सरकार ने यानी जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसके नवीनीकरण और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के साथ इसको पुनर्निर्माण करने का दायित्व तो दिया गया है। यानी कि जो ये लोथल पहले कभी जिस नाम से, जिस व्यापार स्थल से जाना जाता था, अब फिर उसको वह स्थान प्राप्त होगा। यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज काउंसिल के तहत इसको दोबारा पुनर्निर्मित किया जाएगा और इसका निर्माण कई चरणों में किया जाएगा। माना जाता है कि 3 चरणों में किया जाएगा। 3 चरणों में, और उन 3 चरणों का नाम है 1A, 1B एंड 2। और माना जाता है कि जो पहला चरण है वो 2024 तक पूरा होगा। 2024 तक पूरा होगा। और इस चरण की यानी कि जो पहले चरण का कार्य है 2024 तक पूरा होगा और इन सभी कार्य पद्धतियों को लेकर के जो मंजूरी सरकार ने दिया था 2019 में दिया था। मतलब ये मंजूरी 2019 में ही मिल गया था कि लोथल को उसके पुराने स्टेटस, पुराने स्थान, यानी जिस तरह के लोथल में चहलकदमी पहले हुआ करती थी, एक गोदीवाड़ा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार का केंद्र हुआ करता था,
मिस्र से, मेसोपोटामिया से, अन्य जगह से जो व्यापारी आकर के लोथल में बेड़ा डालते थे वो स्थान दोबारा प्राप्त हो। यानी कि पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस ऐतिहासिक शहर को फिर से उसके स्थान में तब्दील किया जाएगा, यानी उसकी गौरव गाथा को दोबारा लाया जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम के आधार पर भी यहाँ के पुराने स्थलों का भी स्थान दिया जाएगा, यानी इनकी गौरव गाथा को भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के जलमार्ग मंत्रालय पोत पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने कहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाने की घोषणा किया है? तो लोथल में किया है। हो सकता है प्रश्न लोथल से इस तरह का ना आए, हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ करके पूछ ले कि लोथल में क्या पाया गया था, लोथल क्या था। तो लोथल में याद रहे कि लोथल में क्या क्या पाया गया था। लोथल पहली चीज तो एक बंदरगाह था, यानी गोदीवाड़ा। यहां से चालाक लोमड़ी के साथ छपाए गए हैं। यहां से मुद्राएं पाई गई हैं कई जगह के। हाथी दांत पाए गए हैं, युगल समाधान पाए गए हैं, समाधान। इंसान के साथ कुत्तों को दफनाने के साथ यहाँ से पाया गया है। घोड़े के हड्डी के साथ छपाए गए हैं, घोड़े के हड्डी पाए गए हैं। यहाँ पे मुद्राएं पाई गई हैं, चालाक लोमड़ी के साथ छपाए गए हैं, बंदरगाह है। तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें यहाँ से पाई गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है युगल समाधान और गोदीवाड़ा चालाक लोमड़ी के साथ, मतलब सब महत्वपूर्ण है, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा हाथी के दांत और घोड़े की हड्डी से मतलब पता चलता है कि पहले रोम लोग जो आते थे, यूनानी आते थे, वो घोड़े से आते थे और उनके हड्डी यहाँ पे घोड़े रहे होंगे, मर गए होंगे, तो व्यापार का साच का बात है। और मुद्रा मिलता है तो जाहिर सी बात है व्यापार होगा तभी मुद्रा मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया गया है? लोथल में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह किस मंत्रालय की देन है? तो ये पत्तन पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय। इसे कितने चरणों में बनाया जाएगा? तो इसे विभिन्न चरणों में बनाया जाएगा। माना जाता है कि 3 चरण, 1A, 1B एंड 2। पहला चरण का कार्यकाल कब पूरा होगा? 2024 में पहले चरण का कार्यकाल पूरा होगा, यानी कि इसकी जो मंजूरी दिया गया 2019 में मंजूरी दिया गया था। तो यहाँ पे इतने प्रश्न बनाए जाएंगे, यानी कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा बनाया गया 3 चरणों में होगा। 2024 में पहला चरण पूरा होगा, 2019 में मान्यता। अब अगला पॉइंट है जनरल बिपिन रावत मार्ग, स्टेशन और सैन्य छावनी का नाम परिवर्तन किया जाना। अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश है ये है अरुणाचल प्रदेश हमारा। अब इस अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो है पेमा खांडू। पेमा खांडू ने भी निर्णय लिया है कि हमारे पूर्व सीडीएस
यानी पहले सीडीएस। दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी, इनको काफ़ी सम्मान दिया गया है। ये अब हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने कार्यों से, इन्होंने जो अपने मेहनत और लगन से, अपने अनुभव से हिंदुस्तान के लिए एक अलग मिसाल छोड़ा है, उसके संबंध में इनको अरुणाचल प्रदेश में सम्मान दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में ही माना जाता है कि पहली बार इन्होंने सैन्य कार्य के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी कार्य किया था। इनके मेहनत, लगन और इनके अनुभव का फायदा वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए, यानी किबिथु, किबिथु एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, तो किबिथु के स्थानीय निवासियों को काफ़ी लाभ हुआ था और आज तक उस लाभ का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। ये देन थी जनरल बिपिन रावत जी की। जब उस समय वो अपनी जवानी में शुरू में जब उन्होंने सेना को ज्वाइन किया था, उसे कुछ समय पश्चात ही वो किबिथु में अपना सेवा दे रहे थे और वहाँ से स्थानीय लोगों को काफ़ी फायदा हुआ था। इन्होंने ऐसा कार्य किया था। वहाँ के स्थानीय लोग इनको आज भी स्मरण करते हैं, इनको बहुत सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। इनकी इज्जत कौन नहीं करता है, हिंदुस्तान का हर नागरिक करेगा। इन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी है हिंदुस्तान के लिए, ये अमिट रहेगी, कोई भूलेगा नहीं। तो दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू ने एक मार्ग का नाम रखा है, एक स्टेशन का नाम बदला है और एक सैन्य शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम से रखा है। ये बहुत बड़ा सम्मान है और पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने ये सम्मान उनको इतने मायने में दिया है और देने का हक भी है। भाई इन्होंने यहाँ पे सेवा दिया था और सेवा के साथ साथ अगर स्थानीय लोगों को ये पहाड़ी क्षेत्र में अगर एक सुविधा मिल जाती है तो उसमें हर्ज क्या था, लेकिन ये इच्छा शक्ति किसी किसी में होता है। मार्ग का जो नाम है बालोंग से किबिथु तक, बालोंग से किबिथु तक 22 किलोमीटर के मार्ग का नाम बदल करके रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत मार्ग। क्या रखा गया है? जनरल बिपिन रावत मार्ग। और वहीं के स्टेशन का नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत स्टेशन। जनरल बिपिन रावत स्टेशन नाम रखा गया है। और जो सैन्य शिविर है उसका नाम, ये सैन्य शिविर भी किबिथु में ही है। किबिथु पहले नाम था किबिथु सैन्य शिविर, अब इसका नाम हो गया है जनरल बिपिन रावत सैन्य शिविर, नाम पड़ गया है। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं। किबिथु के मार्ग एवं स्टेशन एवं किबिथु सैन्य शिविर का नाम बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर रावत जी की एक भित्ति चित्र, यानी जनरल बिपिन रावत जी की भित्ति चित्र का अनावरण भी किया गया। भित्ति चित्र का मतलब होता है एक दीवार होती है और दीवार में ही जो है उनकी पेंटिंग पूरी बनाई जाती है, किसी जिसका भी अनावरण करना हो, और उसी दीवार पे एक मूर्ति की भांति उसी में दीवार पे बना दिया जाता है, उसे ही भित्ति चित्र बोला जाता है। तो वहाँ पे एक अनावरण, भित्ति चित्र का अनावरण भी किया गया। अब यहाँ पे प्रश्न जो बनेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बनना तो तय है कि जनरल बिपिन रावत जी को सम्मान स्वरूप मार्ग, स्टेशन और सैन्य शिविर का नाम बदला गया है किसके द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा बदला गया है?
अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। मार्ग का नाम क्या होगा? जो बालोंग से किब्तु तक, किब्तु तक 22 किलोमीटर के मार्ग का नाम बदल करके अब जनरल बिपिन रावत मार्ग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जनरल बिपिन रावत मार्ग के नाम से अब जाना जाएगा। वहीं पे जो स्टेशन है किब्तु स्टेशन, उसका भी नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत स्टेशन कर दिया गया है, और सैन्य शिविर का नाम भी बदल करके जनरल बिपिन रावत सैन्य शिविर कर दिया गया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? मुख्यमंत्री पेमा खांडू। और याद रहे, सरकार बीजेपी की है। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और आप लोग जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।